आइए बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही आज हम विद्युत को आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि सेल से हमको करंट प्राप्त होता था, सेल से हमको करंट प्राप्त होता था। लेकिन फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब जो सेल से करंट प्राप्त हो रहा है उसमें मैग्नेट के गुण आ रहे हैं। जैसा हम जानते भी हैं कि कंडक्टर में जब करंट सप्लाई होता है तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के दिमाग में ये बात आई कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट उत्पन्न हो जाए। यह बात फैराडे के दिमाग में आई और फैराडे ने इस बात को प्रूव करके दिखाया। फैराडे ने दो नियम बनाए और जिसे हम पढ़ते हैं फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम के नाम से। आइए जानते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। बच्चों, फैराडे का जो प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। जब किसी कुंडली में, कुंडली मतलब कॉइल, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल EMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं कि जो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है सर? वो आपके दिमाग में आएगा, सर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसको आप समझाइए। बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की बात आइए हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से क्षेत्रफल है, एरिया का कोई प्लेट मैंने लिया, कोई कॉइल लिया, और इसमें हम क्या करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं को गुजारते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में एक तरह से रखा गया है इस प्रकार से, और ये चुंबकीय क्षेत्र है B। जैसा कि हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि फाई = BA cos थीटा, यह बात हम पढ़ चुके हैं क्लास हाई स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी में। फाई = BA cos थीटा। फाई को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, B को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, A को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कोण होता है उसे थीटा कहते हैं। किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट के बीच में, क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में। तो हाई स्कूल में हमने पढ़ा कि फाई = BA cos थीटा। तो ये जो फाई है वही चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? फैराडे ने ये कहा कि अगर किसी प्लेट से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं, अगर किसी प्लेट से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं वो फ्लक्स के क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, अर्थात अगर चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगा, प्रेरित धारा बढ़ेगी। क्या बदलने से? ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ चुंबकीय रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और आपने क्या किया कि इसको और डेंसर कर दिया और घना कर दिया। ये देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं हमने बढ़ाया तो क्या होगा? जब चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। तो मतलब कि जो फाई डिपेंड है किस पर? B पर डिपेंड है, चुंबकीय बल रेखाओं पर डिपेंड है। अगर किसी ने कहा सर ऐसा करिए कि आप प्लेट थोड़ा और बड़ा ले लीजिए, और बड़ा प्लेट ले लीजिए, और इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं इसमें गुजारिए। ये देखिए
इसमें मैंने चुंबकीय बल रेखाओं को गुजारा। अब यहाँ देखिए कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए प्लेट बड़ा होने से इनके बीच की दूरी बराबर है। प्लेट बड़ा होने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम प्लेट बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो कहने दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर एरिया बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। लेकिन इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं, फ्लक्स रेखाएं बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर जाती हैं, प्लेट पर परपेंडिकुलर जाती हैं, और प्लेट के इधर उधर नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और उन्हीं से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब किसी ने क्या किया कि प्लेट को रोटेट करा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल प्लेट में जा रही हैं, और किसी ने क्या किया कि ये जो है इसको जब प्लेट को ऐसे घुमाया गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइन है वो भी बेंड होंगी। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ जो 90 डिग्री था वो इस प्रकार से हो गया, एंगल घूम गया, यहाँ थीटा एंगल बन गया। तो जब थीटा एंगल बन गया, जब हम इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो नीचे की तरफ जो होगा वो साइन थीटा होगा, और सामने जो होगा वो कास थीटा होगा। तो हम जानते हैं किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में इस प्रकार से ये बी कास थीटा होगा और ये बी साइन थीटा होगा। जो बी साइन थीटा होगा, वो बी साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि वह फ्लक्स को, जो प्लेट है उसको टच करते हुए नीचे निकल जाएगी, अंदर नहीं जाएगी ना, 90 डिग्री नहीं जा रही है, वो नीचे बिल्कुल टच करते हुए अंदर से नहीं होकर जाती है। तो इसलिए ये निग्लेजिबल होगा, और ये 90 डिग्री पर ये प्रवेश कर रही है, और यहाँ थीटा एंगल बन रहा है प्लेट के साथ। कब बनेगा, जब प्लेट घूमेगा, जब जो है क्रॉस सेक्शन एरिया को हम जब रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे इस प्रकार से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, बी कास थीटा। तो फाई जो है वो किस पर डिपेंड किया, थीटा पर। तो कहने का मतलब यह है कि इंड्यूस्ड करंट कब होगा, प्रेरित धारा कब उत्पन्न होगी, धारा तब उत्पन्न होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ तब उत्पन्न होगा जब इन तीनों में परिवर्तन होगा, या इसमें परिवर्तन हो, या इसमें परिवर्तन हो, या इसमें परिवर्तन हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार बढ़ाएं या लगातार घटाएं, ये जरूरी नहीं है कि चुंबकीय बल रेखाएं कम हैं या चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हैं या ज़्यादा हैं, यह बात डिपेंड नहीं करती है। बात यह डिपेंड कर रही है कि कितना परिवर्तन हो रहा है इसमें। जितना तेज़ी से परिवर्तन होगा उतना ईएमएफ बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, और उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा। अगर क्षेत्र ये कोई कॉइल है, ये छोटा बड़ा हो रहा है, मान लीजिए किसी सिस्टम से कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, तो परिवर्तन हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन हुआ। जब क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन हुआ तो भी इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। हमने बताया कि जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक धारा उत्पन्न नहीं होगी। और इसके बाद दूसरी बात, अगर इसको रोटेट कराया जा रहा है, पूरी कुंडली को रोटेट कराया जा रहा है, और वो रोटेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स रेखाएं कट रही हैं, जैसे एसी करंट, जैसे जनरेटर चलता है, तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कट रही हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कटेंगी तो उसमें परिवर्तन होगा एंगल में। जब परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा, और जब ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगा।
इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो धारा बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर हमको ये देखने को मिला फैराडे के प्रथम नियम से कि जितना ही हम इसमें परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं में या क्रॉस सेक्शन एरिया में या थीटा में, जितना हम तेज़ी से परिवर्तन करेंगे या कम परिवर्तन करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे हमको करंट प्राप्त होगा। तो इन तीनों को अलग अलग, फैराडे ने इन तीनों को अलग अलग ना कह के, इन तीनों बातों को अलग नहीं कहा, बल्कि एक साथ इसका नाम दे दिया। बी, ए और cos थीटा तीनों का नाम जो है चुंबकीय फ्लक्स रख दिया। अभी जो हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो ये तीनों नाम न कह के अलग अलग फैराडे ने इन तीनों का नाम एक रख दिया, वो है चुंबकीय फ्लक्स फाई। तो उसने कहा कि थीटा में परिवर्तन ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में परिवर्तन ना हो, ऐसा ना कहकर वो कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो तीनों बात एक ही में आ गई। तो या ये परिवर्तन हो, या ये परिवर्तन हो, या ये परिवर्तन हो, या तीनों परिवर्तन हो, या दोनों परिवर्तन हो, फिर भी करंट उत्पन्न होगी। यह फैराडे का प्रथम नियम कहता है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, अर्थात करंट उत्पन्न होता है। यह किसने बताया? फैराडे का प्रथम नियम ने बताया। अब मान लीजिए कि किसी कॉइल में मान लिया कि किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा फाई हो रहा है, ठीक है, डेल्टा फाई हो रहा है, और किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? प्रेरित वोल्टता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ माइनस साइन है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर माइनस साइन क्यों लगा दिया आप? भाई अभी तो आपने समझाया कि ये जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, दर माने टाइम, फ्लक्स में जो चेंजिंग की टाइम है वो प्रेरित वोल्टता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ये देखिए, उसको जो अभी हम आपको वर्ड में समझाएं उसको अब न्यूमेरिकली मैं लिख रहा हूँ कि फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा टाइम के अकॉर्डिंग वह प्रेरित वोल्टता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि ए बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, ए घटेगा तो ए घटेगा, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो करंट नहीं उत्पन्न होगा, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, तो आपका प्रश्न है सर माइनस क्यों लिखा आपने? तो माइनस अभी मैं जब दूसरा नियम आपको बताऊंगा, लेंज का नियम, फैराडे का दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, जब वो नियम बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि माइनस क्यों लगता है। माइनस डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है, और क्यों लगाया जाता है अभी हम बताते हैं। लेकिन पहले इसके ये देख लेते हैं। यदि फेरों की संख्या, यदि कॉइल में फेरों की संख्या n हो, अगर तार को n फेरे द्वारा लपेटा गया है कॉइल में, भाई एक फेरे से तो होगा नहीं, कई फेरे लगे रहते हैं कॉइल में। कभी कॉइल को देखिए आप, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इस प्रकार से इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, R E इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। अब देखिए, अब किसी ने कह दिया कि अगर आप प्रेरित वोल्टता आपने निकाला, किसी ने कह दिया कि सर आप प्रेरित धारा निकाल कर दिखाइए, या उस प्रकार का न्यूमेरिकल आ गया जिसमें प्रेरित धारा पूछ रहा है, तो प्रेरित इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है। अभी ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए ओम का नियम हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो E इक्वल टू क्या होगा? आई आर हो जाएगा। तो I की वैल्यू निकालने के लिए E की जगह हम क्या रख दें? आई आर लिख दें, तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और R को हम नीचे भेज दें, तो I इक्वल टू माइनस n बाई आर इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इस प्रकार से हमको इंड्यूस्ड करंट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? इंड्यूस्ड करंट प्राप्त हो गया।
अब किसी ने कहा कि इंड्यूस्ड चार्ज बताइए आप, किसी ने कहा कि इंड्यूस्ड चार्ज बताइए, या न्यूमेरिकल आ गया उस पर कि इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकालेंगे, प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस डेल्टा टी को यहाँ हम भेज दें, तो जब डेल्टा टी को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा I इंटू डेल्टा टी इजक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा फाइव बाई आर। अब देखिए कि चूँकि हम जानते हैं कि Q इजक्वल टू क्या होता है, आई टी, Q इजक्वल टू आई टी होता है। तो जहाँ आई टी है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो माइनस n इंटू डेल्टा फाइव बाई आर, इस प्रकार से हमको प्रेरित आवेश का भी मान प्राप्त हो गया। अब हम प्रेरित आवेश भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ढेर सारे न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो अलग अलग हमने फार्मूला भी बना दिया कि भाई अगर इस प्रकार की वैल्यूज़ दी रहेगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ करंट पूछेगा तो इसको लगाएंगे, और प्रेरित आवेश पूछेगा तो इसको लगाएंगे हम। तो इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि L लंबाई की कुंडली B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोण से घुमाई जाती है। L लंबाई की कोई कुंडली है, ये L लंबाई कुंडली है, कॉयल है, और इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। मतलब कि इसमें जो थीटा का परिवर्तन हो रहा है टाइम के अनुसार, वो ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर होती है उसी को हम ओमेगा कहते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वोल्टता, मतलब हमको E की वैल्यू निकालना है कि E की वैल्यू क्या होगी, प्रेरित वोल्टता का मान बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आइए लगाते हैं कि यहाँ देखिए एक आर्क बन रहा है, चाप बन रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, यहाँ सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूँ, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये हम जानते हैं। तो चाप कितने का लगा, कोण कितने का है, डेल्टा थीटा का है, और चाप कितने का है, डेल्टा एस का है, और इसकी त्रिज्या मतलब ये लंबाई एल। इसको इधर भेजा तो विच इज इम्प्लाइड डेल्टा एस जो हो गया वो क्या हो गया, एल इंटू डेल्टा थीटा हो गया। अब देखिए यह जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल पार्टिकल पहुँच रहा है, कॉइल पहुँच रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो विच इज इम्प्लाइज एरिया इजकल टू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, बेस एल है, और हाइट क्या है, जो यहाँ दूरी कवर किया उसने, कितना कवर किया, डेल्टा एस दूरी तय किया। अब देखिए यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू हमने निकाला है, इसको पुटअप करते हैं तो A इजकल टू हो जाता है 1/2 इंटू एल इंटू डेल्टा एस की वैल्यू एल इंटू डेल्टा थीटा। अब एल दो बार है तो इसको लिखते हैं कि A इजकल टू 1/2 एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। ये वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, डेल्टा ए की, एरिया की वैल्यू आ गई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आप जानते थे, आप रटे हैं क्या, बता रहे हैं। इसलिए किया क्योंकि हमको प्रेरित वोल्टता निकालना है, और प्रेरित वोल्टता निकालने के लिए डेल्टा फाई बाई टी की ज़रूरत पड़ती है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की ज़रूरत पड़ती है। और डेल्टा फाई इजकल टू होता है बच्चों बी इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए की भी ज़रूरत है हमको। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ए नहीं फाइंड करेंगे उसमें रखने के लिए, तभी तो प्रेरित वोल्टता आएगी। तो ए इजकल टू इतना आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा फाई इजकल टू क्या होता है, बी इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए की वैल्यू रखिए इसमें, बी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा मतलब ए की वैल्यू रखते हैं इंटू 1/2 इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए इसको और अच्छे सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए चूंकि प्रेरित वोल्टता का मान तब होगा जब समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा, किसमें, डेल्टा फाई में। अगर डेल्टा फाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट होगा ही नहीं। तो डेल्टा टी से डिवाइड करने पर, डेल्टा टी से डिवाइड करने पर
चलिए डेल्टा टी से हम डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को हम क्या जानते हैं, हमने अभी बिगिनिंग में ही बताया, इस क्वेश्चन के बिगिनिंग में बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ओमेगा। तो यहाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि हमको फाइंड करना था। तो प्रेरित वोल्टता का मान क्या आ गया, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल हम आसानी से लगा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पढ़ते हैं, फैराडे का दूसरा नियम पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि पहला नियम आपको अच्छे समझ में आया होगा। फैराडे का दूसरा नियम, बच्चों फैराडे का दूसरा नियम जो होता है उसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम, बिल्कुल लेंज का भी सहयोग रहा इसमें। यह शायद वर्ड उन्होंने बताया कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है वो क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, इतने को हम क्या कहेंगे, EMF। जो EMF की वैल्यू है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारक का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे के प्रथम नियम में मैंने माइनस क्यों लगाया था। बिल्कुल विरोधाभास रहता है, अपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब हमारी बात यहाँ तक आपको नहीं समझ में आई कि मैंने डिफिनेशन बता दिया, वो आपको समझ में आ गया। आइए फैराडे के नियम को मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। मान लीजिए कि यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ मैग्नेटिक कोई फील्ड है और इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ है, इसमें एक कॉइल रखा हुआ है और इस कॉइल में जो ये करंट का डायरेक्शन है इस प्रकार से है, इस प्रकार से करंट बह रही है, इस प्रकार से करंट बह रही है। अब देखिए कह रहे हैं कि प्रेरित वोल्टता मतलब EMF। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए B को क्या किया जा रहा है, चेंजिंग किया जा रहा है, बदलाव बार बार चेंज किया जा रहा है। किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा। अर्थात जब ये चेंज होगा तो क्या होगा, फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा। जब फाई चेंज होगा तो EMF चेंज होगा, इंक्रीज होगा, कह लीजिए इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि यह चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसी को दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। अब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो EMF क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा, इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, इस फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार जो करंट उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, वो प्रेरित ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके विपरीत होगा। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ये मान लीजिए कि क्या है, प्लेट है। मैंने आपको बताया ना कि इस प्रकार से लंबवत जो है रेखाएं जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल ऐसे लंबवत होंगे, बिल्कुल लंबवत ऐसे परपेंडिकुलर लंबवत अंदर की ओर लंबवत होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स या तो ऐसे रखा है तो इधर लंबवत होगा, इधर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो करंट जानने की का रूल है, थंब रूल, वो ये है इस प्रकार से
इस प्रकार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से हैं तो इनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अंगुलियों को मैग्नेटिक फ्लक्स दर्शा रही हैं इस प्रकार से, तो करंट क्या होगा, इधर डायरेक्शन में होगा। अब अगर ऐसे हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे हो जाए, तो करंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, फैराडे का दूसरा नियम, ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स रेखाएं इधर देखिए जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं, तो बढ़ती चली जा रही हैं परपेंडिकुलर। तो जब उधर बढ़ रही हैं तो करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चलिए बढ़ाते हैं। ये क्या है, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहे हैं, ये देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहे हैं, तो करंट क्या है, इस प्रकार से है। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है ये कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात जो करंट सप्लाई हो रहा है वह क्या होगा, अगर रेखाएं इधर जा रही हैं तो करंट सप्लाई मतलब इस प्रकार से, करंट का जो डायरेक्शन है इधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा। तो हमारा जो ये तीर लगा है गलत लगा है, ये इस प्रकार से होगा। हमारे जो लाइन की करंट सप्लाई होगा इस प्रकार से होगा, इधर से सप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की दिशा के विपरीत करंट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही हैं, इस प्रकार से बढ़ रही हैं, तो करंट का जो डायरेक्शन है इधर होना चाहिए। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बढ़ रही हैं, करंट इधर का डायरेक्शन होगा। लेकिन हमारा जो नियम कह रहा है, फैराडे का दूसरा नियम कह रहा नहीं, जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करेगा ये। तो जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, तो करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया। यही है लेंज का नियम या फैराडे का दूसरा नियम, कि जिस कारण से ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी कारण का वो विरोध करता है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई होगा। तो और यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, अर्थात जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना तेजी से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। जितना करंट आपको ज़्यादा लेना है उतना फ्लक्स में ज़्यादा परिवर्तन करिए। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लेंज का नियम। और डायरेक्शन किस प्रकार से हुआ बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय क्षेत्र चेंज न किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है ये चेंज ना हो, चेंजिंग की अवस्था में ना हो, क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर क्या होगा। अगर अभी इसके पहले हमने क्या बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप इस कॉइल को, जो कॉइल दिया है बी वेग से दाहिने तरफ घुमाया जा रहा है, इस प्रकार से किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाया जा रहा है। तो हमने आपको 3 कंडीशन बताया था, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए, या तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया, या उसे कह दीजिए, दूसरे शब्दों में कह दीजिए कॉइल को ही घुमाइए आप, और तीसरे शब्दों में कहिए कि एंगल को घुमाइए, किसके अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग थीटा को परिवर्तित कीजिए। तो तीनों कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसमें जो है एक कुंडली को घुमा रहे हैं, इसमें लिखा है देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर, इसके हेड पर जो है किस प्रकार का वोल्टेज उत्पन्न होगा अगर इसको दाहिने तरफ घुमाया जाए वी वेलोसिटी से। तो यहाँ देख लीजिए, प्रत्येक पॉइंट पर 2 फोर्स काम करेगा, प्लस और माइनस पर क्या काम करेगा, एफएम और एफआई। एफएम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स और एफआई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। करंट सप्लाई पे 2 फोर्स काम करते हैं, एफएम और एफआई। संतुलन की अवस्था में अगर इनको दोनों को संतुलित किया जाए तो क्या हो जाएगा, एफएम इक्वल टू एफआई। एफएम का मतलब होता है क्यू वी बी। अगर वी वेलोसिटी से किसी प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है क्यू वी बी होता है। इस प्रकार से हाई स्कूल में आप पढ़े हैं, एन और यहाँ पर यस। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से गुजर रही है और इधर जब करंट आई सप्लाई होता है तो इस पर एक प्रकार का फोर्स काम करता है, क्यू वी बी। अब देखिए एफ आई क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश क्या है, अगर आपसे कोई पूछा परीक्षण आवेश क्या है, टेक्स्ट चार्ज क्या है
वह आवेश जिसका अपना कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता, वह आवेश जिसका कोई अपना कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है, जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स और उस आवेश के अनुपात को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ई कहते हैं। तो अगर हम इसको इधर करें तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एफ आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू ई। अब देखिए Q से Q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। E इक्वल टू आ गया V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है V/L। V क्या है? प्रेरित वोल्टता है, यहाँ प्रेरित वोल्टता होगा। तो यहाँ पर E की वैल्यू हम रखते हैं L चालक की लंबाई, ये चालक की लंबाई है, L चालक की लंबाई है। तो V/L इक्वल टू हो जाएगा VB, और L को इधर ट्रांसफर कर दे तो प्रेरित वोल्टता V इक्वल टू हो जाएगा VLB। ठीक है। यदि चालक को मतलब कंडक्टर को थीटा एंगल से घुमाया जाए, थीटा कोण पर घुमाया जाए, थीटा कोण पर घुमाया जाए, थीटा कोण पर घुमाया जाए तो यहाँ पर V इक्वल टू प्रेरित वोल्टता V बराबर हो जाएगा VLB साइन थीटा। इस प्रकार से हमें यह मालूम हो गया कि किसी चालक को, किसी L लंबाई के कॉइल को जब हम B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो उस पर एक प्रकार की प्रेरित वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। और उस प्रेरित वोल्टता का जो मान होगा, अगर थीटा कोण से घुमाया जाए तो VLB साइन थीटा होगा। V क्या है? चालक की वेलोसिटी है, और L क्या है? चालक की लंबाई है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अर्थात आपने क्या देखा इस कुंडली को घुमाने से क्या देखा आपने ये देखा कि अगर वेलोसिटी, कुंडली की वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए, अगर कॉइल को तेजी से घुमाया जाए तो प्रेरित वोल्टता का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अर्थात धारा इंक्रीज होगी। अगर चालक की लंबाई भी बढ़ा दिया जाए, कॉइल की लंबाई मतलब कॉइल थोड़ा बड़ा हो, जैसे अब छोटी मोटर से तो छोटी मोटर जो टुल्लू वाली मोटर होगी, क्या उससे आप आटा पीसने वाली चक्की थोड़ी चला लेंगे? तो जब कॉइल बड़ा होगा तो क्या होगा? प्रेरित वोल्टता बड़ी होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा तो भी प्रेरित वोल्टता बड़ी होगी। और कितने एंगल पर, जिस एंगल पर वो काट रहा है, उस एंगल पर जो काटने की उसकी क्षमता है, अगर एंगल बार बार परिवर्तित हो रहा है तो भी प्रेरित वोल्टता का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमको ये जानकारी मिली कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर। आइए जो अभी आपको कंसेप्ट बताया उस पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और कई बार बोर्ड में आ चुका भी है। ये क्वेश्चन ये है कि एक हवाई जहाज़ 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁴ टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तथा नत्य कोण 30 अंश है। तो पंखे के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बताइए। पंखों के सिरों के बीच क्या बताइए? प्रेरित विभवांतर। जो फार्मूला अभी मैं प्रूव किया कि V इक्वल टू VL साइन थीटा, तो इसमें दिया है, गिवन है, क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन की जो स्पीड है क्या है? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया? 5 × 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 मीटर पर सेकंड आ गया। थीटा की वैल्यू 30 अंश दिया ही है। इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू ये दिया है और थीटा की वैल्यू 30 अंश दिया है, और L लंबाई उसकी कितना दिया है? 25 मीटर, और B मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला दिया है।
अब हमको कह रहे हैं कि प्रेरित विभवांतर बताइए, प्रेरित विभवांतर। तो प्रेरित विभवांतर हम जानते हैं, चूंकि V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी V इक्वल टू होता है VL/B साइन थीटा। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा V वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 500 मीटर पर सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए किलोमीटर में ही रहने देते, क्यों मीटर में चेंज कर दिए? इसलिए चेंज कर दिए क्योंकि दूरी जो है मीटर में दिया है और ये टेस्ला में दिया है, इसलिए चेंज किया गया। ये क्या है यल कितना है 25 है, और B की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो V इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं 500 × 25 × 5 बाई, यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं 40 नीचे इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/2। ये देखिए 2 जीरो क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, और इससे कैंसिल करिए, क्या कैंसिल होगा, कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो 2.5 लिख दिया मैं। अब मल्टीप्लाई किया 25 × 5 = 125 इंटू 2.5 और इंटू 10⁻²। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 125 का और 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ करिए, ये कितना आ गया 3125, 3125, और यहाँ देखिए एक 1 डिजिट का डेसिमल है तो हो गया -2। ये अब ये देखिए पावर 2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा, बाई 100 भी हो जाएगा ऐसा। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव और आ गया 3.125। ये क्या आ गया बोल्ट, इतना बोल्ट आ गया, 3 बोल्ट आ गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा और इसमें वैल्यू पुटअप दिया रहेगा तो हम वैल्यू पुटअप करके इस फार्मूले में बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे स्वप्रेरण की। स्वप्रेरण क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण की घटना जो होती है इस प्रकार से होती है कि जिस कुंडली में हम चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो, मतलब जिस कॉयल में हम फ्लक्स का परिवर्तन करते हैं, मतलब कि फाई में परिवर्तन करते हैं, या कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में परिवर्तन करते हैं, या कह लीजिए एंगल में परिवर्तन करते हैं, या कह लीजिए आप जो है कि क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन करते हैं। दूसरी भाषा में यह कह लीजिए कि हम फाई में परिवर्तन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। जिस कॉयल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, और अगर उसी कॉयल में इंड्यूस्ड करंट प्राप्त हमको हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वह घटना जिसमें किसी एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से उसी कुंडली में, कुंडली माने कॉयल, उसी कुंडली में जिस कुंडली में परिवर्तन हो रहा है में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इस घटना को प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। यदि उस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, जिस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, अगर उस कुंडली में, उस कॉयल में फेरों की संख्या अगर n है और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, और उसमें
इन दोनों को परिवर्तन करने से, इन दोनों को चेंज करने से, मतलब ये तो लगा रहेगा साथ में, अगर इसको फ्लक्स को परिवर्तन करने से इंड्यूस्ड करंट आई हो तब यन डेल्टा फाई प्रोपोर्शनल डेल्टा आई। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, जब फ्लक्स में हम परिवर्तन करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, ईएमएफ इंक्रीज होगा। तो या इसको हम लिख सकते हैं कि एन इंटू डेल्टा फाई इजकल टू एल इंटू डेल्टा आई। एल क्या है? एल एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में ईएमएफ बढ़ जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, तो हम उसे सेल्फ कंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और इस सेल्फ इंडक्शन में हम इसको न्यूमेरिकली तरीके से बता रहे हैं आपको कि अगर फेरों की संख्या n हो और जो फ्लक्स है डेल्टा फाई है, इन दोनों में जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो उसमें जो क्या है, करंट क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, घटेगी। फ्लक्स घटाएंगे तो घटेगी, फ्लक्स बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। मतलब फ्लक्स जितना परिवर्तित होगा उतना करंट बढ़ेगा। और जैसे ही इसको हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या मिला, हमको यल मिला, जिसको हम यल को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो यल की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा आई। और यल की वैल्यू इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाती है। और यल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। अब देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमको प्रेरित वोल्टता बताइए। तो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या है। प्रथम नियम यह कहता है कि E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इधर इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ एन लगा दीजिए, तो एन इंटू डेल्टा फाई। तो जहाँ एन डेल्टा फाई है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, E डेल्टा टी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। तो यल इक्वल टू हो जाएगा एन डेल्टा फाई के प्लेस पर मैंने लिख दिया E इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा आई। अगर मुझे E निकालना हो तो इसको इधर भेजिए, तो यल इंटू डेल्टा आई इक्वल टू E इंटू डेल्टा टी। अब E बराबर हो जाएगा यल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो समय के साथ जो I में परिवर्तन हुआ और यल के मल्टीप्लाई में तो प्रेरित वोल्टता हो गया। या इसको दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं यल इंटू डी आई बाई डी टी। यल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण गुणांक हमको समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। चलिए बच्चों आगे टॉपिक चलते हैं। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण की, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण वह घटना है, चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिसमें यदि किसी एक कुंडली में, दो कुंडलियां पास रखी गई हैं और किसी एक कुंडली में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, अगर किसी एक कुंडली के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी रखी पास कुंडली में अगर इंड्यूस्ड करंट प्राप्त हो रहा है तो इस घटना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यही बात हमने लिखा भी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से, बगल में दो कॉइल रखी गई हैं, किसी एक कॉइल को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली में अगर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ईएमएफ प्राप्त होता है, तो इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मान लीजिए दो कॉइल हैं,
प्रथम कॉइल में माना फर्स्ट कॉइल में बहने वाली जो धारा है I1 है और दूसरे में बहने वाली जो धारा है वो I2 है। फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल की बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद पहले में फेरों की संख्या N1 है और दूसरे में N2 है। फ्लक्स परिवर्तन φ1 है, फ्लक्स परिवर्तन φ2 है। इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए दूसरे जो कुंडली है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं क्या किया कि डेल्टा φ2 N2 जैसे ही दूसरी कुंडली में परिवर्तन किया तो पहली कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगा। देखिए मैं I1 लिखा हूँ, ये दूसरी कुंडली में मैं परिवर्तित कर रहा हूँ, आप पहली में परिवर्तित कर लो। दूसरी कुंडली में जैसे ही मैंने फ्लक्स परिवर्तित किया तो पहली कुंडली में क्या हुआ, धारा परिवर्तित होने लगा, या कह लीजिए कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न इंक्रीज हो गया विद्युत वाहक बल EMF इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं कि N2 इंटू डेल्टा φ2 इक्वल टू जब हटाते हैं तो यहाँ मिलता है कि M, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और M इक्वल टू हो जाता है N2 डेल्टा φ2 बाई डेल्टा I1। इस प्रकार से हमको M की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब देखिए चूँकि अब फिर हम फैराडे के प्रथम नियम पर आते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, इक्वल टू E होता है, या E इक्वल टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो T को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, N डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा टी। तो जहाँ N फाई है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, विच इज इम्प्लाइज M इक्वल टू हो जाएगा N2। ध्यान दीजिए N2 तो यहाँ हो जाएगा E2, तो टाइम तो वही रहेगा डेल्टा टी बाई जो डेल्टा I1 है तो I1 ही रहेगा। तो M की वैल्यू इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं अगर प्रेरित वोल्टता दिया हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसे कहते हैं। तो बच्चों एक चीज़ और है कि इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी और इसका डायमेंशन क्या होगा, इस पर आइए हम बात करते हैं। बच्चों चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की बीमा और मात्रक समान होता है। तो चलिए हम सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन और मैं इसका यूनिट निकाल दे रहा हूँ, तो म्यूचुअल इंडक्शन का आप निकाल लीजिएगा, दोनों सेम आएगा। देखिए चूँकि हम जानते हैं, अभी पढ़ाया मैंने कि L इक्वल टू क्या होता है, E डेल्टा टी अपॉन I। अब L का मात्रक क्या है, L का मात्रक क्या होगा, V क्या है, वोल्टेज है, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, EMF है, और T का सेकंड हो जाएगा, और I का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो V का बीमा होता है वो ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 A इनवर्स होता है। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है वो ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 A इनवर्स होती है। और ये क्या है, टाइम है, क्या T है, सेकंड है टाइम T, और एम्पियर का A होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि A को ऊपर ले जाते हैं, तो ml स्क्वायर, और T कितनी बार है, -3 है, एक यहाँ प्लस है तो 3 में से घट जाएगा तो हो जाएगा -2, और A ऊपर ले जाएंगे तो A पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी डायमेंशन भी मालूम हो गई हमको और यूनिट भी मालूम हो गया। यही म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डायमेंशन और यूनिट होगा। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, किसी कॉइल में प्रिजर्व्ड एनर्जी क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। कि किसी कुंडली में संचित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अगर L है तथा उसमें बहने वाली धारा I है, तब कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है U, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से कह लीजिए, 1/2 LI स्क्वायर होती है, 1/2 LI स्क्वायर होती है। इस बात को बिल्कुल हमको याद रखना है। आइए अब हम देखते हैं कुंडलियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉयल। कॉयल को किस प्रकार से कंबाइंड किया जाता है, इस बात को हम पढ़ेंगे।
कॉइल को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार से हम अगर मान लीजिए कि तमाम प्रकार के 3 प्रकार के जो है क्या दिए गए हैं, प्रेरकत्व दिए गए हैं, एल दिए गए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस दिए गए हैं, इसको हमको जोड़ना है। AL1 है, AL2 है और AL3 है। तो इसके पहले कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरी कुंडली के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। दूसरी कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरी कुंडली के दूसरे सिरे को तीसरी कुंडली के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से। और अब इसमें वोल्टेज E1, E2 और E3 श्रेणी क्रम में वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है और धारा वही रहती है, धारा चेंज नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, L di/dt। इंस्टेंटेनियस की जहाँ बात होती है वहाँ di/dt लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि E L di/dt। तो E1 क्या हो जाएगा बच्चों, L1 di/dt। क्यों? क्योंकि करंट तो चेंज होती नहीं है, केवल वोल्टेज चेंज होता है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 di/dt। और E3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L3 di/dt। अब यदि टोटल वोल्टेज E हो, विच इज इम्प्लाइड, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। E इक्वल टू हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखिए L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस L3 di/dt। अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, E इक्वल टू di/dt कॉमन है, तो क्या बचा L1 प्लस L2 प्लस L3। अब E की वैल्यू हम जानते हैं कि L di/dt होता है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर L di/dt इक्वल टू di/dt और L1 प्लस L2 प्लस L3। अब क्या हो जाएगा, di/dt से di/dt कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में हम सेल्फ इंडक्टेंस को श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं। अगर हमको L1, L2, L3 की वैल्यू दिया रहेगा तो तुरंत सीधा हम इसको ऐड कर देंगे और हमारा जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगा, जिसका जो यूनिट है वो क्या है, यूनिट जो है इसका यूनिट निकालेंगे तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए अब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। आइए अब बच्चों हम आपको बताते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से दिया गया है L1 और L2 और L3, 3 सेल्फ इंडक्टेंस दिए गए हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि L1, L2 और L3 तीनों के जो सिरे हैं उनको किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, पहले हेड को, और दूसरों सिरों को किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, सभी हेड को। और इसमें जो करंट है वो अलग अलग वोल्टेज की होती है, I1, I2 और I3। जैसे हमारे घरों में भी जो करंट उत्पन्न जो वायरिंग होती है हमारे घरों में वो समांतर क्रम में होती है। जैसे एक स्विच दाबते हैं तो बल्ब जल जाता है, दूसरा दाबते हैं तो फैन चल जाता है, तीसरा दाबते हैं तो AC चल जाती है। तो ये जो क्रम है वो समांतर क्रम संयोजन है। रजिस्टेंस जो हमारे घरों में अप्लायंस में लगाया जाता है, और झालर वाले बल्ब में जो पहले आते थे उसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता था तो कोई नहीं जलता था, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो आइए समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि करंट तो चेंज होगा लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं होगा। हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर है एक ही स्टेबलाइजर को सब सप्लाई देते हैं, वोल्टेज वही रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, L di/dt, di/dt।
तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, आई की चेंज होगी, तो इसको इधर भेजिए। तो ई डी टी इक्वल टू एल आई, सॉरी एल डी आई, ठीक है। अब एल को अगर हम चेंज करें तो इधर भेजें तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई डी टी बाई एल, ई डी टी बाई एल। तो विच इज इम्प्लाइज, यहाँ देखिए डी आई वन इक्वल टू हो जाएगा ई डी टी बाई एल वन। क्यों? क्योंकि धारा चेंज हो रही है, वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा है, अब कुंडली अलग अलग लगी है। तो डी आई टू इक्वल टू हो जाएगा ई डी टी बाई एल टू, और डी आई थ्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी टी बाई एल थ्री। अगर कुल धारा डी आई हो तब विच इज इम्प्लाई डी आई इक्वल टू हो जाएगा आई डी वन प्लस आई डी टू प्लस डी आई थ्री। मान पुटअप करिए तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये तीनों में देखिए ई डी टी कॉमन है तीनों में, तो ई डी टी कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अब देखिए डी आई की वैल्यू क्या निकालें आप, ई डी टी बाई एल, तो यहाँ लिख दीजिए ई डी टी बाई एल इक्वल टू ई डी टी 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अब ई डी टी से ई डी टी कैंसिल हो गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इधर, तो एल इक्वल 1/L इक्वल टू हो गया 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में सेल्फ इंडक्टेंस को स्वप्रेरण गुणांक को किस प्रकार से जोड़ते हैं, यह आ गया। अगर स्वप्रेरण गुणांक में अगर L1 L2 L3 की वैल्यू दिया रहेगा तो हम इस प्रकार से मतलब तुल्य जो स्वप्रेरण गुणांक है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों इस चैप्टर की जो अंतिम हेडिंग है वो है भंवर धारा। भंवर धारा क्या होती है, ईडी करंट क्या होती है। जब किसी चालक पदार्थ के टुकड़े को कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, तो उसकी जो गति होती है वो भंवर की जैसी होती है। उसमें उत्पन्न जो धारा होती है, उसमें उत्पन्न धारा की जो गति होती है वो भंवर जैसा होती है, तो इसलिए इसको भंवर धारा कहते हैं। इसका उपयोग ट्रेन में ब्रेक लगाने और धातुओं को पिघलाने में किया जाता है, जिससे धातुकर्म में जिससे गंदगी बाहर आ जाए। तो जब किसी चालक पदार्थ के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसके प्रत्येक भाग में, उस चालक खंड के प्रत्येक भाग में धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी आकृति भंवर की तरह होती है, इसलिए इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। इसका उपयोग धातुओं को पिघलाने में किया जाता है और ट्रेन में ब्रेक लगाने में किया जाता है। प्रिय बच्चों, बिल्कुल जो है आप मन से पढ़िए। अगला चैप्टर लेकर हम फिर उपस्थित होंगे, और यह चैप्टर आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।